और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार करके एक इतिहास रच दिया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाजीपुर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल के पुल पर निरीक्षण किया है। रेल मंत्री ने कहा कि इसी साल के अंत या अगले साल के शुरुआती महीनों में ट्रेन कश्मीर घाटी तक पहुंचा दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को आखिरकार तैयार कर ही लिया है और अब उसी के ट्रैक के ऊपर जो है वो रेलवे मंत्री, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। ये जो आप ट्रॉली देख रहे हैं ये स्पेशली तैयार की गई है और भारत माता की जय के जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो खुद यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं इस ट्रैक का। और ट्रैक के ऊपर जो है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो खुद यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं इस बाहुबली का। और इस बाहुबली को तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे ने जो है वो कड़ी मेहनत की है और मेहनत जरूर आज रंग लाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो इस ब्रिज की जो है वो चर्चा देखी जा रही है। और आप तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से निरीक्षण किया जा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का। खुद यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो मुख्य रूप से मौजूद हैं और उन्हीं का निरीक्षण इस समय जो है वो इस पुल के ऊपर जो है वो चल रहा है। और एक खास पुल जो है वो माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो ये ब्रिज जो है वो चर्चा बटोर रहा है। चाइना हो या अलग देश हो, वो लगातार जम्मू कश्मीर में बने इस पुल के ऊपर जो निरीक्षण इस समय हो रहा है इसको खुद भी देख रहे हैं, खुद एनालाइज कर रहे हैं। ये आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चेनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इस ब्रिज में आज ट्रॉली इंस्पेक्शन का कार्यक्रम है, जो कि ट्रैक ले करने के बाद में पहली बार जब ट्रॉली चलती है ताकि किस तरह से ट्रैक की कंडीशन है उस सबको मॉनिटर किया जाता है। साथियों, उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद में आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी गति दी। 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मात्र 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, फिर 4000 करोड़ के आसपास किया और इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है 6000 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस गौरवमयी प्रोजेक्ट को, जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, जो देश की लाइफलाइन के साथ जम्मू कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है। उस प्रोजेक्ट में चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, कई सारी टनल्स, इन सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस को आगे फेस करके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी दिसंबर 23 के आसपास या अगले साल जनवरी के आसपास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और साथियों, सबसे अच्छी बात है कि बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की सारी तैयारी हो गई है। न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो तस्वीरें ये साफ तौर पर आप हमारे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो निरीक्षण इस समय चल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत के कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है
और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आकाश गोरखा एक ऐसे ही हीरो हैं जिनकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। भारत के एक होनहार मुक्केबाज जो राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आकाश गोरखा से। सही समय पर सही अवसर को जानना और मेहनत करके उसको जीत में बदलना ही सच्चे विजेताओं की पहचान होती है। ऐसी ही एक कहानी हमारे जाबाज योद्धा आकाश गोरखा की है। मैंने बॉक्सिंग 2010 या 11 में स्टार्ट किया था। मेरे साइड के ग्राउंड में एक कॉम्पिटिशन होती थी, मतलब हर साल होती थी, मतलब तो ऐसे ही वनडे टूर्नामेंट होता था। तो उसे देख के मतलब मेरे मन में आया कि मुझे भी बॉक्सिंग करना चाहिए। तब फिर एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का जो वनडे कंपटीशन का वो करते थे, उनसे जाके मैंने बात की थी। तो उनका एक क्लब है MIGS करके, तो वहाँ जाके मतलब बात की, तो थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया। इस सफर में आकाश के पिता का अमूल्य योगदान रहा है। बिल्डिंग के वॉचमैन होने के बावजूद भी उन्होंने आकाश को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज आकाश एक बेहतरीन बॉक्सर है जिसने कई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। और अब वह खुद को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। आकाश ने अपने जुनून और लगन से आज अपने परिवार का सीना चौड़ा कर उनको गौरव महसूस कराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी उनका जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है। उन्होंने 59वें जन्मदिन के मौके पर 59 किलो का केक काटा। इस दौरान सीएम सुक्खू को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री ने बधाई देने पहुंचे सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। इससे पहले सीएम सुक्खू ने ग्रीन एनर्जी स्टेट के संदेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सचिवालय से ओक ओवर तक पैदल मार्च भी किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उनकी ओर से पेश किए गए बजट में ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। पहली बार मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना जन्मदिन मना रहा हूं। मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सचिवालय से लेकर ओक ओवर तक वॉक किया और उसके आगे वो सचिवालय के कर्मचारी खुद गए। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को देखते हुए जो हमने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अपना बजट प्रस्तुत किया है, उस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अगर उसमें स्वच्छ जलवायु का और मिश्रण हो जाए तो यहाँ आने वाले समय में पर्यटक भी अधिक संख्या में आएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब, हमारे कैबिनेट के सभी कुलीग एक दृष्टिकोण रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जगह व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमारा जो प्रदेश का पहला बजट है, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला बजट है, वो व्यवस्था परिवर्तन और ग्रीन स्टेट की ओर अग्रसर दिखाया गया है ताकि हम आगे बढ़ सके। सीएम के जन्मदिन के मौके पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में केक काटा गया। इस मौके पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली, विधायक रवि ठाकुर सहित मौजूद रहे। सीएम के जन्मदिन के इस समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए, जिन्होंने सीएम को बधाई दी।
तो सीएम सुक्खू का जन्मदिन एक और मायने में भी खास रहा कि वो जन्मदिन के मौके पर उस कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा था। ये शिमला का संजौली कॉलेज है जहां से सीएम ने इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और 17 साल की उम्र में पहली बार इसी कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी CR का चुनाव लड़ा था। सीएम के साथ कई मंत्री भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं, वो भी समारोह में सीएम के साथ थे। कॉलेज पहुंचने पर सीएम और मंत्रियों का भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने कहा कि वो यहां अपने कॉलेज दिनों की यादें ताजा करने आए थे। सीएम ने छात्र संघ चुनाव कराने पर विचार करने की बात कही और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कहा कि अब देश में विपक्ष के एकजुट हो जाना चाहिए। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहाँ की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मैं खुद SCA का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं SCA का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हम देखेंगे और भविष्य में इस बारे में विचार कर सकते हैं। अंतर की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियां, उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी की मन की बात के कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मन की बात सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में समाज के उत्थान और समाज में बेहतरीन कार्य करने वालों को तरजीह दी जाती है। ऐतिहासिक पहल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी बिना किसी गैप के लगातार 100वां एपिसोड अगले महीने आने वाला है, ये 99 और इसमें पूरे देश भर के लोगों को किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से समाज के काम में जोड़ना, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, किसी ने नया इनिशिएटिव लिया है उनको देश के सामने उनका उदाहरण पेश करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस मन की बात के माध्यम से पूरे देश के लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमीरपुर के NIT में शनिवार देर रात छात्रों के 2 गुटों में मारपीट होने की घटना सामने आई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टूडेंट हाथ में लाठियां और लोहे के रॉड पकड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पत्थरबाजी भी की गई जिसमें कई छात्रों को चोट आई है। NIT प्रबंधन ने संबंधित हॉस्टल के वार्डन और फैकल्टी को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कैलाश और नीलकंठ हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और जब हमारी टीम ने संस्थान के निदेशक HL सूर्यवंशी से इस बारे में फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की तो उनकी तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।